सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। आज जो है हम बहुत ही शानदार और एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके बारे में हर बार एग्जाम में लगभग इस अभिक्रिया को पूछ लिया जाता है। आज हम अच्छी अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको जो है बोर्ड में ये विस्थापन अभिक्रिया के नाम से पूछ ले या फिर एकल विस्थापन के नाम से पूछ ले, ठीक है। या फिर आपसे ये कह देगा कि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो या उसको उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया तीनों एक ही है, एक ही नाम से पूछ ली जाती है, कभी कभार अलग अलग नाम से, ठीक है। तो देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझे विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित, यानी उससे अलग करना, ठीक है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आई समझ में? मैं वापस बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। अगर आपको नोट चाहिए तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, वापस परिभाषा सुने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब दिमाग में आएगा कि सर हमको पता कैसे चले कि अधिक अभिक्रियाशील वाला कौन है और कम अभिक्रियाशील वाला कौन है। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। वैसे तीसरे पार्ट में है, लेकिन हम अभी सक्रियता श्रेणी अभी याद करेंगे क्योंकि यहाँ पे जरूरी है। देखो सक्रियता श्रेणी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन। फिर आता है आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक्स भी होती है। सक्रियता श्रेणी को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक्स है जो मैंने बनाई थी कि काकी, नाना, काका, मांगे, आलू, काकी, नाना, काका, मांगे, आलू, जर्दा, प्यास, प्यास लिख दो, चाहे प्यास लिख दो, प्यास, प्यारा है, कल्लू या फिर कुलिया, हजारी, आगे आओ। तो ये हो जाते हैं सक्रियता श्रेणी। अगर हम इसका नाम बोले तो पोटेशियम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, इसको लोहा भी बोलते हैं, लेड है ना, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारी हो गई सक्रियता श्रेणी, ठीक है। यहां तक दिख रहा है आपको? ओह, यहां तक ही दिख रहा है। ओके, यहां तक दिख रहा है मरकरी तक। मरकरी के नीचे सिल्वर है Ag और फिर है गोल्ड, सोना। तो ये ऊपर के सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले ऊपर के 4 तत्व होते हैं, ये थोड़ा सा कम होते हैं, ये कॉपर और ये सबसे कम तो ये दोनों करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील वाले तत्व ये हैं, ठीक है। तो अब देखो अभिक्रिया में उदाहरण कैसे होगा इसका। हम पहला उदाहरण की बात करें तो देखो यहां पे मान लो Fe है। कौन है? Fe। और SO4 है, FeSO4 है और इसके साथ में रख दिया हमने जिंक। कौन ले लिया? जिंक। अब देखो इस ऊपर से देखें हम तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक है फेरस से, ठीक है। तो ये जिंक क्या करेगा? इस फेरस को अपने स्थान से या अपने यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा और खुद ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस फेरस जो है वो अलग हो जाएगा। फेरस एक धातु है, एक ही अणु के साथ में होगी। देखो फेरस के ऊपर प्रेजेंट में 2 चार्ज है, SO4 के ऊपर -2, तो नीचे SO4 के होल्टवाइज वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। और जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज होता है ना, यानी धनावेश रहता है। और ये ZnSO4 बन गया। वैसे ही आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस शर्तें आपको ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। सक्रियता श्रेणी याद नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं Ca,
ठीक है, Ca लिखना चाहूं Ca है ना, SO4, ये यहाँ पे CaSO4 है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन होए तो अगर ऐसे कह दे कि भाई Zn ये रिएक्शन कराओ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Ca यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील है, किससे? जिंक से। जिंक यहाँ पे लगा, जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो ये जिंक की इसकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ पे कैल्शियम को इसके यौगिक से विस्थापित कर दे। ठीक है, ऐसे कोई सा भी हो सकता है, जैसे मान लो सर ये ऐसे भी हो सकता है क्या कि ZnSO4 ठीक है प्लस Fe, ये अभिक्रिया हो सकती है क्या? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे Fe कम अभिक्रियाशील है जिंक से, तो ये इसको इसके यौगिक से विस्थापित नहीं करेगा। कभी पूछ लेता है, ऐसे उदाहरण दे देगा कि उत्पाद X का ज्ञात करो, तो आपको यही कहना है कि सर ये अभिक्रिया नहीं होगी। अगर पूछे क्यों नहीं होगी, तो क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई भी दे दे इनमें से, यहाँ से कोई सा भी नीचे वाला उठा ले और ऊपर वाले से रिएक्शन करवा रहा है तो अभिक्रिया हो जाएगी। अगर ऊपर वाला यौगिक बना के बैठा है, ये यहाँ पे यौगिक बना के बैठा है और नीचे वाले से अभिक्रिया करवा रहा है इनसे, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जो है अभिक्रियाशीलता का क्रम बढ़ता हुआ रहता है, ये अधिक अभिक्रिया करते हैं और ये कम अभिक्रिया करते हैं। तो इस सर ये अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। लेकिन यहाँ पर जो भी तत्व दे रखा है, जैसे मान लो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है फेरस कम क्रियाशील है जिंक से, इसलिए फेरस उसको जिंक के यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये आपको लिख देना है। ओके, ऐसे ही आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके। देखो जैसे हमने 2-3 तो ये बना ही लिए, और भी आप बनाना चाहो तो जैसे देखो यहाँ पे और बना सकते हो CuSO4, इन सब के ऊपर 2 चार्ज रहता है, और जिनके पास 2 चार्ज रहता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, Cu को Zn अपने यौगिक से विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको यह सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। काकी नाना काका मांगे, आलू जर्दा प्याज प्यारा है, कुले आजारी आगे आओ। ओके, ये सक्रियता श्रेणी आपको जरूर याद करनी है अगर आपको इसके नंबर पक्के करने हैं तो। कभी कभार 2 नंबर में भी पूछ लेता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कभी कभार ये 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो है अगली अभिक्रिया है वो है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? देखो द्विव विस्थापन अभिक्रिया के नाम से देखो द्विव विस्थापन, तो देखो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया किससे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। अब आयन कैसे? देखो अगर ये सिंगल तत्व है हमारे पास में तो ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। अगर इस तत्व के नीचे जैसे 2-3 कुछ भी लग गया, कोई सा भी हो सकता है, इसमें इनमें से कोई सा भी तत्व हो सकता है। ओके, या फिर 118 जो तत्व हैं पूरे उसमें से भी कोई सा भी हो सकता है। तो ये जैसे ये नीचे बने तो ये बन गया अणु। ठीक है, अब जैसे ही H के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये कहलाता है आयन। क्या कहलाता है? आयन। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो ये हो गया धनायन। क्या हो गया? धनायन। किसी किसी के जैसे माइनस भी होता है, जैसे मान लो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का तो हो गया परमाणु। क्या हो गया? परमाणु। ठीक है, और ये क्लोरीन का हो गया अणु। ठीक है, अब क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसके ऊपर ऋणावेश चार्ज लगता है, ये हो जाता है आयन। क्या हो जाता है? आयन। तो हम समझे कि आयन किसे कहेंगे। वैसे हम तीसरे पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, धातु अधातु उपधातु में आयन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ज्ञान कर लो कि कोई भी ऐसा तत्व जिसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा रहता है, चार्ज का मतलब आवेश। अब आवेश भी 2 प्रकार का, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। अगर धनावेश है तो वो तत्व धनायन है, अगर ऋणावेश है तो वो ऋणायन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो हमेशा जब भी अभिक्रिया होती है तो धनायन और ऋणायन में अभिक्रिया होती है। भाई जिसको जरूरत रहेगी तभी तो मांगेगा ना। अगर मान लो पहले ही किसी की जरूरत पूरी है और वो उसको देने वाला कोई आ जाए, भाई ले 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 ले, तो आप हाथ जोड़ के कह दोगे। जैसे हम जिम में जाते हैं, भोजन करते हैं,
अगर हम ऑलरेडी जी में हुए हैं, ऑलरेडी जिम लिए हैं, तो दूसरा कोई चाहे आपको कुछ भी रसमलाई भी परोस के आ, नहीं वैसा नहीं पार पड़ेगी। अगर कोई भूखा हो उसको दे दो, कुछ भी खा लेगा। वैसे ही ये जो अभिक्रिया होती है वो भी ऐसे ही होगी कि इसमें जिसको जरूरत रहेगी वही अभिक्रिया करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, एंड तक आप बने रहेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे तो पूरी साइंस आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कहीं न कहीं नई चीज आपको जरूर मिलेगी। ये नहीं होगा कि कभी यार सर हमको यह अभिक्रिया आती है और ये समझ के क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaOH है, ठीक है, NaOH और यहाँ पे HCl, ठीक है। ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो देखो Na के ऊपर एक चार्ज होता है, OH के ऊपर एक माइनस है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस एक है, क्लोरीन के ऊपर एक है। अब ये दोनों अपना आयनों का आदान प्रदान क्या करेगा सर, Na तो Cl के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि Cl माइनस है, Na प्लस है, और OH ये H के साथ में जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में जो नया उत्पाद बनेगा देखो NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अगर हम इसको लिखना चाहे HOH लिखो साहब, तो HOH अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे H2O, ठीक है, H2। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया ना। वैसे आप और भी कई सारी अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे सर H2SO4, ठीक है, H2SO4 प्लस इसमें से कोई भी ले लो, हमने ले लिया साहब NaOH, ठीक है, NaOH ले लिया साहब, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर तो प्लस चार्ज है, SO4 के ऊपर -2 है। देखो जब ये अभिक्रिया करेंगे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि SO4 के ऊपर -2 है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो आपस में साझा करते हैं, तो SO4 का 2 इसके नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन का 1 इसके। तो यहाँ पे एक हम लिखते नहीं है, अगर लिखे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखो Na के ऊपर एक चार्ज है, OH के ऊपर -1 चार्ज है। अब देखो अभिक्रिया कैसे होगी, अक्सर प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, तो H2 है ना, H2 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो H2O तो बन ही जाएगा, सीधी सी बात यह है। और हम बनाएंगे क्या बनेगा, जो तो कितने अणु हैं कितने नहीं है, लेकिन जल तो बनेगा ही। प्लस Na के ऊपर एक चार्ज है तो Na2SO4 ये बन जाएगा। अब आगे हम संतुलित कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ये वाला -2 वाला, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाले के साथ में गया, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाले के साथ में गया। अब जब हम इसको संतुलित करते हैं तो देखो, संतुलित करना मैंने सिखाया है, आप इसको संतुलित खुद स्वयं से करें। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करें कि सर हमसे जो है ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ है, तो मैं आपको 100% संतुलित करके दिखाऊंगा। क्योंकि पसीने आ गए हैं, लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।